हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ्स। प्रीवियस सेशन से हमने चैप्टर 13 जो कि रोजन बुक का लास्ट चैप्टर है मॉडलिंग कंप्यूटेशन, उसके 13.1 लैंग्वेज एंड ग्रामर को स्टार्ट किया। कुछ बेसिक चीज़ें जानी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स 11.3 के अंदर जो रिमेनिंग है वो उसे सेशन पे हम कवर करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉग पर आकर देख सकते हैं। तो फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर आ सकते हैं। इसी तरह से आप मेरे चैनल फाद हुसैन पे आने के बाद भी तमाम वीडियोस जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है विद ईज यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। रीजन की बुक का लास्ट चैप्टर है डिस्क्रीट मैथ्स का मॉडलिंग कंपटीशन, जिसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो द फर्स्ट थिंग हमें चीज़ों को रिकॉल करनी है। प्रीवियस सेशन पर हमने जाना कि लैंग्वेज एंड ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर रूल्स को हमने जाना। फिर हमने बेस्ड ऑन द स्टेट फ्रेज ग्रामर को अंडरस्टैंड किया। फिर उसकी एग्जांपल्स में हमने देखा कि किस तरह से उसे प्रोडक्शन रूल पे लिखा जाता है और जिसके ज़रिए से हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और इसी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम एक लैंग्वेज बना रहे होते हैं। तो हमें अब स्टार्ट करना है या अंडरस्टैंड करना है कि डेरिवेशन क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है और हम किस तरह से उसे रीड करते हैं। ओके, डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सेशन आपको उसी वक्त या टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब कि आपने प्रीवियस सेशन ज़रूर देखा हुआ हो, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सो व्हाट इज़ अ डेरिवेशन? इन अ ऑटोमेटा थ्योरी और द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए स्ट्रिंग बाय अ ग्रामर, यानी ग्रामर को यूज़ करते हुए जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे होते हैं, दैट इज सेड टू बी अ डेरिवेशन। डेरिवेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है। So the definition says let D, which means the grammar containing V, T, S, P, the 4 parameter be a phrase structure grammar. Let W naught, which means the production W naught is equal to L Z naught R, यानी L Z naught R जो है वो कुछ नॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल्स हैं जो कि कॉन्कैटिनेट वे पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। So W1 where अब नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल बताई जा रही है कि W1 containing the LZ1 R be string over V, यानी V पर ये स्ट्रिंग मौजूद है। If Z naught goes to Z1 इज़ द प्रोडक्शन ऑफ जी, यानी ये एक रूल है प्रोडक्शन के मुताबिक जो कि जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जी पर मौजूद है। वी से दैट W1 इज डायरेक्टली ड्राइवेबल फ्रॉम W0 एंड राइट W0 इज गोज टू W1। साइड सी बात है, W1 मुझे डायरेक्टली ड्राइवेबल हो रहा है, यानी डायरेक्टली ड्राइव हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूल पे ये बता दिया गया है कि W0 बराबर है W1 के। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस इफ वी हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ द वेरिएबल्स in the form of the production rule over the string V such that W0 equal to W1, W1 goes to W2 equal भी कह सकते हैं, goes भी कह सकते हैं, यानी ये उससे प्रोड्यूस हो रहा है till to the value n-1 that goes to Wn. Then we say that Wn is drivable from W0 and W0 to Wn. The sequence of these steps used to obtain Wn from W0 is called a derivation. यानी Wn को ड्राइव करने के लिए W0 से जो चीज़ें प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल कर वहाँ तक पहुँच रहे हैं या उसे ड्राइव करके जनरेट कर रहे हैं, ये चीज़ डेरिवेशन कहलाती है। अब वही एग्जाम्पल को हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं जो मैंने प्रीवियस सेशन पे बताया था। अगर आपको यहाँ पर याद हो इस एग्जाम्पल्स में कि फ्रेज स्ट्रक्चर्स की ग्रामर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, उसी को यूज़ कर रहे हैं डेरिवेशन के लिए। मैं एक और एग्जाम्पल में भी इस चीज़ को बताऊँगा। अगर एक लैंग्वेज जनरेट हो रही है इस स्टेप पे कि कैपिटल A स्मॉल a b a is directly drivable from capital A B small a। अब इसके ज़रिए डायरेक्टली ड्राइवेबल हो कैसे रही है? देखो, अगर मैं इस कैपिटल A को वैसे ही रखूं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A मौजूद है, तो मुझे देखना होगा कि B किसी वैल्यू को ड्राइव कर रहा है, और रूल के मुताबिक अगर आप देखो कि B बराबर है A B के, तो अगर मैं इस B की जगह A B लिख दूँ तो यही स्ट्रिंग मिल जाएगा मुझे, जबकि स्मॉल a वैसे ही रहेगा। आगे देखते हैं। बिकॉज B is derived from AB is a production and AB is derivable from ABA, यानी ABA से ये चीज़ इसलिए ड्राइव हो रही है कि हमें देखना होगा कि A की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि A की वैल्यू देखें दोबारा क्या आ गई BB, तो मुझे देखना होगा कि B की क्या है। तो सिंगल B की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ AB, और दूसरे वाले AB की जगह भी B की जगह भी AB लिखूंगा, तो क्या यही चीज़ मुझे मिल जाएगी जो बताई गई है। तो इससे बताया गया है कि ये ड्राइवेबल है इसके ज़रिए से, बिकॉज दिस ABA is goes to this one, BBAB is goes to this one, and this string will be generated. So using the production of these three in both of the last two steps of the derivation, यानी जो चीज़ स्टेप्स बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन हमें मिलती जा रही है, हम उसे लिखते जा रहे हैं और एट लास्ट प्रोड्यूस करके बता रहे हैं कि जब हमने प्रोडक्शन के रूल्स को फॉलो किया तो इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होकर हमें मिल गई।
एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं जिसमें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट हमें ट्राइवर्स करना भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्रामर के रिस्पेक्ट से हमें कुछ प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं। कैपिटल एस गोज टू ए बी कैपिटल, जबकि कैपिटल ए बराबर है स्मॉल ए कैपिटल ए के, या फिर आप इसकी जगह पर नल भी लिख सकते हैं। अच्छा, नल को लैम्डा या फिर एप्सिलॉन इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो बुक में लैम्डा साइन यूज़ किया गया, यही वजह मैं इसे प्रेफर कर रहा हूँ, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेप कैपिटल बी टर्मिनल गोज टू नॉन टर्मिनल, हमें मिल रहा है स्मॉल बी, जबकि टर्मिनल दोबारा मुझे कैपिटल ए मिल रहा है और उसके साथ में नल भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे दोबारा से कोई भी रूल्स दोबारा मजीद भी दिए जा सकते हैं, यानी इस बी के ज़रिए से मजीद बी को भी जनरेट करवाता रह सकता हूँ। अब हमें चेक करना है कि क्या मैं इसके ज़रिए से एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ जो कि इस तरह की हो, डब्ल्यू, जिसको मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू का वर्ड इस्तेमाल किया गया था। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड दैट्स वन, दैट विल बी बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ जी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन रूल। अब हमें रूल के मुताबिक देखना होगा कि मैं इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं पहली स्ट्रिंग गोइंग टू चेंज द मार्कर नाउ, मैं यहाँ पर जनरेट करूँ तो मैं इसकी ट्री इस तरह से बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली रूल भी अप्लाई करके स्ट्रिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लेफ्ट एंड राइट बताना है, तो एस से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ए बी। चले ठीक है, एस से मैंने ए और बी जनरेट कर लिया। अब अगर मैं लेफ्ट मोस्ट कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट वाले ट्री के पार्ट को, सब पार्ट को पहले सॉल्व करूँगा, फिर राइट की तरफ जाऊँगा। अगर मैं राइट मोस्ट कर रहा हूँ तो राइट वाले को पहले एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, अब ए से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ए, तो मैंने लिखा स्मॉल ए कैपिटल ए, और साथ ही साथ सेकंड वैल्यू उसकी नल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब स्मॉल ए को देखा जाए तो इसके जरिए दोबारा ए है, तो दोबारा ए की वैल्यूज में यही लिख सकता हूँ, यानी ए वाला पार्ट तो वैसे ही रहा, सिर्फ इस ए को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो इससे दोबारा मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए कैपिटल है, और साथ ही साथ इसी ए के जरिए से मुझे नल वैल्यू भी मिलेगी। और इस ए को मैं दोबारा चाहूँ तो मैं नल ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये टर्मिनेट भी तो करना है, क्योंकि अगर मैं बार बार ए कैपिटल ए लिखते रहूँगा तो ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, मुझे फाइनाइट यूज़ करना है, तो मैंने लास्ट में इस स्टेप पे नल ले लिया ताकि ये ट्री यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है, राइट मोस्ट सारी वैल्यूज हो गई, लेफ्ट हो गई, अब राइट की तरफ चलते हैं। कैपिटल बी को क्या मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैपिटल बी की जगह मैंने लिखा बी कैपिटल बी नल। अब इस बी की जगह मैं दोबारा लिख सकता हूँ बी कैपिटल बी नल। अब मैं इस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, नल, क्योंकि यहाँ पे भी नल मौजूद है। इस तरह से एक्सपेंड हो गई। अब ट्राइवर्स करने का तरीका ये है कि हम लेफ्ट से ही ट्राइवर्स करेंगे, इधर मैं एक्सपेंड लेफ्ट मोस्ट से कर रहा हूँ या राइट मोस्ट है, तो मैं यहाँ से ये रीड करूँगा यूँ, मुझे ये वैल्यू मिली ए फिर ए। ठीक है, नल की वैल्यू को हम रीड नहीं करते हैं, तो इग्नोर करते हुए मैं ऊपर की तरफ आऊँगा, नल इग्नोर करूँगा, फिर वापस यहाँ से वापस आ जाऊँगा नॉन टर्मिनल से बी, फिर यहाँ से मुझे बी और यहाँ नल मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो लैंग्वेज जनरेट हुई वो वही हुई, क्योंकि मुझे यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से मुझे ए मिल गया। ठीक है, और 4 टाइम जब ए मिल गया मुझे, तो मुझे यहाँ से स्मॉल एक और बी मिला और यहाँ बी मिला, तो इस तरह से ये लैंग्वेज जनरेट हो गई जो मुझे क्वेश्चन में बताई गई थी। अगर इसी चीज़ को आप राइट मोस्ट से करें तो राइट मोस्ट से भी ट्री वैसे ही बनेगी एस और बी के रिस्पेक्ट से, लेकिन फ़र्क ये होगा कि मैं पहले बी के लिए कर दूंगा, तो बी के लिए सेम यही पार्ट आएगा जो यहाँ पर मौजूद है इस तरह से, और उसके बाद राइट भी करेंगे तो सेम पार्ट आएगा। लेकिन ये करने के बाद आपने ये याद रखना है कि राइट मोस्ट पे भी ट्रैवर्स वैसे ही होगा जैसे मैंने लेफ्ट के लिए किया है, तो जिस तरह से मैंने ये किया था वैसे ही होगी और आंसर भी सेम आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेरिवेशन, कि डेरिवेशन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्ट्रिंग है ग्रामर्स को यूज़ करते हुए, जिसमें प्रोडक्शन रूल हमें दिया जाता है, हम ट्री बनाते हैं और ट्री से ट्रैवर्स करके उनकी वैल्यूज़ को जनरेट करके लिख रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, द नेक्स्ट वन, लैंग्वेज जनरेटिंग। तो लैंग्वेज जनरेशंस के अंदर हमने देख लिया कि लैंग्वेज या ग्रामर का रूल क्या कहता है, ये वेरिएबल्स, टर्मिनल्स, स्टार्टिंग एंड प्रोडक्शन रूल्स को ये यूज़ करता है, जिसे और लैंग्वेज को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एल ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही वजह मैंने यहाँ पर लिखकर भी दिखाया है एल ऑफ जी। ठीक है, so it's a set of the all string or the terminal that are derivable from the string starting state s. In other words, L of G यानी language of grammar is equal to a string that belongs to the T of star such that S goes to W. ये हमें याद रखना है कि जब किसी भी वर्ड पे स्टार आ रहा होगा इस तरह से, या फिर किसी वर्ड पे प्लस साइन आ रहा होगा, तो स्टार का मतलब ये है कि ये वैल्यू नल से
इनफाइनाइट तक जा सकती है, यानी मैं जब कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाहूँगा तो मैं ब्लैंक भी यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ। कि जब मैं प्लस की बात करता हूँ तो एटलीस्ट 1 से ये स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी मैं नल यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। सो लेट जी बी द ग्रामर विद द वोकैबुलरी वी। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं जिसमें टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन मौजूद है। ए अ सेट ऑफ द टर्मिनल टी हैविंग द वैल्यूज ए एंड बी, स्टार्टिंग सिंबल एस होता है, जबकि प्रोडक्शन में एस गोज टू ए है, एस गोज टू बी है और ए गोज टू डबल ए है। ये प्रोडक्शन रूल दिए गए। तो इसके मुताबिक अगर मैं एल ऑफ जी पे लिखूँ तो बी ट्रिपल ए यहाँ पर एल ऑफ जी इसलिए लिखा गया है क्योंकि नॉन टर्मिनल्स हमारे पास यही है, इसके अलावा कोई नए नॉन टर्मिनल नहीं है, बी और ए है। So because we can begin a derivation with s is goes to a of a, यानी अगर मैं a of a पे जाऊं या फिर s to b, यानी या तो मैं s को इससे स्टार्ट कर सकता हूं, इससे स्टार्ट कर सकता हूं, दो मुझे स्टार्टिंग दी गई है। अच्छा, एंड फॉर्म a of a, यानी अगर मैं a of a से चलूं तो we can drive ट्रिपल a। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं लेता हूं s goes to a of कैपिटल a, तो कैपिटल a की एक थर्ड स्टेट पे प्रोडक्शन मुझे क्या बताया जा रहा है, डबल ए, तो एक ए वैसे ही रहा और इस ए की जगह 2 टाइम ए, तो यही चीज़ मुझे स्ट्रिंग में मिल गई, 3 टाइम ऑफ ए, यही चीज़ बताई जा रही है। यूजिंग ए गोज टू डबल ए देयर आर नो अदर पॉसिबल डेरिवेशन, यानी इसके अलावा कोई फर्दर पॉसिबल डेरिवेशन नहीं मिलेगी अगर मैं एस गोज टू ए ऑफ कैपिटल ए इस्तेमाल करूँ, राइट। द थर्ड वन, जो थर्ड स्लाइड्स पे जो पॉइंट मौजूद है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नॉम चॉम्स्की के मुताबिक, जिसमें हम टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ 0, टाइप ऑफ 1, टाइप ऑफ 2 एंड टाइप ऑफ 3। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोमेटा थ्योरी एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रीट मैथ्स, जिसमें हम रूल्स को जानते हैं डिस्क्रीट ऑर्डर में, डिस्क्रीट काउंट्स में, कि लैंग्वेज किस तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन रूल्स के मुताबिक स्ट्रिंग को जनरेट कर रही होती है। इस स्लाइड पर बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि टाइप 0, 1, 2 और 3 है क्या। ओके, सबसे पहले तो हम बुक के इस पैरा को समझ लेते हैं जो इमेज के फॉर्म पे मौजूद है। टाइप ऑफ द ग्रामर, टाइप्स 0, 1, 2, 3, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोडक्शन, W1 गोज टू W2। डिफरेंट बुक्स के अंदर कहीं इसे अल्फ़ा गोज टू बीटा के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, या समटाइम इससे कैपिटल X गोज टू कैपिटल Y से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ओके, बोथ आर द सेम इन सेंस। द फर्स्ट ग्रामर, द टाइप ऑफ द ग्रामर दैट इज सेड टू बी अ टाइप 0, इट इज सेड टू बी अ नो रिस्ट्रिक्शन, यानी इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं होती, ठीक है। द टाइप 1, okay, the type 1, W1, the production you can say is equal to LAR, which mean the concatenation of this string here with terminal, non-terminal, and L2 is equal to LWR, where A is belongs to N, capital N बराबर होता है V minus T के, जबकि LRW जो है non-terminal, that belongs to N union T power of the star, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। And W is not equal to लैम्डा, यानी W नल के बराबर नहीं हो सकता। और यू कैन से दैट W1 इज इक्वल टू S विच इज द स्टार्टिंग स्टेट एंड W2 इज इक्वल टू ब्लैंक और नल एम्प्टी सेट या एम्प्टी वैल्यू जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज S इज नॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अनदर प्रोडक्शन, यानी उस वक्त तक जब S जो है वो राइट हैंड साइड किसी प्रोडक्शन के मौजूद ना हो, ये L1 का रूल है। L2 टाइप कहता है कि L1 इज इक्वल टू A वेयर A इज अ नॉन टर्मिनल सिंबल, LWN की वैल्यू A होना चाहिए, जबकि A जो है वो नॉन टर्मिनल सिंबल है। जबकि टाइप 3 जो है वो W1 इज इक्वल टू A एंड W2 इज इक्वल टू AB, ठीक है, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल दोनों है। या आप कह सकते हैं कि W2 बराबर है A के, वेयर A बिलोंग्स टू N एंड B बिलोंग्स टू N एंड A बिलोंग्स टू T, सच दैट, और यू कैन से W1 इज इक्वल टू S एंड W2 इक्वल टू लैम्डा। इस पॉइंट के मुताबिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है टाइप को समझना कि एक्चुअली यहाँ पर टाइप 2, 0, 1 एंड 3 के अंदर बातें क्या हो रही हैं, किस रिस्पेक्ट से। एक चीज़ तो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो प्रोडक्शन के रूल्स पर हो रही है, कि प्रोडक्शंस जो इन अ फॉर्म ऑफ द ग्रामर आपको दिया जाएगा वो किस तरह का होगा या उसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी, वही टाइप ऑफ द ग्रामर है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने टाइप 0, 1, 2, 3 इस इमेज के फॉर्म पर बताया है, इसे मुझे कुछ लिख कर बताने की यहाँ पर एग्जाम्पल ज़रूरत है ताकि इस चीज़ को हम मज़ीद समझ सकें। तो मैं वीडियो पॉज करके ये चीज़ें लिखता हूँ ताकि हम टाइम शॉर्ट कर सकें। ओके, टाइप 0, 1, 2, 3 विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टमैटिक इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिखा है, समझना आसान होगा। टाइप 0 नो रिस्ट्रिक्शंस का था, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि टर्मिनल्स X गोज टू Y है, दोनों कैपिटल से लिखे गए हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू V प्लस T स्टार, V देन V प्लस T स्टार, यानी V विच मीन वेरिएबल्स और वोकैबुलरी प्लस टर्मिनल्स। स्टार का मतलब है कि मैं 0 से यानी नल से इनफाइनाइट तक के कितने भी वेरिएबल्स और टर्मिनल दे सकता हूँ।
अगर मैं इस दोनों के दरमियान यानी यहाँ पर भी नल वैल्यू ले लूँ और यहाँ पर भी नल वैल्यू ले लूँ क्योंकि स्टार है, जबकि वी जो है इन दोनों के दरमियान वैसे ही रहेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू वी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट टाइप 0 के अंदर वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, एस गोज़ टू ए, तो एस गोज़ टू ए में एक वेरिएबल मौजूद है, तो ये राइट प्रोडक्शन रूल हुआ। एस ए ऑफ एस बी इज गोज़ टू ए बी एंड एस बी, यहाँ पर मोर देन वन मौजूद है जो एटलीस्ट ऑफ वन वेरिएबल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नो रिस्ट्रिक्शंस में कोई चीज़ें नहीं देखी जाती कि वेरिएबल्स की क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे कितनी है, राइट साइड पे टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स हैं या नहीं है, यही वजह इन्हें नो रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें एक वेरिएबल ज़रूर होता है जो अभी हमने इसके टेक्निकली इस स्टेप से जान लिया है। टाइप वन ये कहता है कि टाइप 1 बराबर होगा टाइप 0 प्लस मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 5, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ 5। टाइप 1 उसी वक्त टाइप 1 होगा जब वो 0 को भी फॉलो करे प्लस इस स्टेप को फॉलो करे। क्या मतलब है, देखिए एक्स एंड वाई हमारे प्रोडक्शन रूल का पार्ट है टर्मिनल्स पर, तो अगर मुझे टर्मिनल्स इस तरह से दिया जाए ए ऑफ एस गोज़ टू बी, तो यहाँ पर क्वांटिटी 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये रूल हमारा फॉल्स हो गया। जबकि अगर मैं कहूँ एस ऑफ ए बी इज गोज़ टू ए बी, तो इसमें काउंट टोटल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों का काउंट करेंगे, तो 3 इज लेस देन 4, तो इसका मतलब है ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी गई है ये टाइप 1 के मुताबिक लैंग्वेज है। इन्हीं पॉइंट्स को जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखकर दिखाया जा रहा है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ दी, ये LWR से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, या W इज नॉट इक्वल टू 5, इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया गया है। द नेक्स्ट वन टाइप 2। टाइप 2 कहता है कि टाइप 2 ग्रामर उसी वक्त टाइप 2 ग्रामर होगा जब वो 0 एंड 1 को यूज़ कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, प्लस एक्स यहाँ पर बिलोंग करता हो 1 वेरिएबल से। यहाँ जो लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू 1v, इसे मैंने 1 वेरिएबल के लिए इन शॉर्ट लिखा। क्या मतलब हुआ, देखो इसकी एग्जाम्पल ऐसे हो गई कि एस गोज़ टू ए ऑफ ए बी, ठीक है। अगर एस यहाँ पर देखा जाए तो एक टर्मिनल्स हैं और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक ही एस कैपिटल होना चाहिए, तो यही वजह है कि यहाँ पर ये राइट मैनर कंसीडर किया जा रहा है। जबकि सेकंड स्टेप में एस के साथ ए बी यानी टर्मिनल नॉन टर्मिनल मौजूद है जो एटलीस्ट 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यही वजह है कि हम इसे फॉल्स कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि W1 इज इक्वल टू ए वेयर ए इज अ नॉन टर्मिनल सिंबल, राइट। द टाइप 3 इज रिप्रेजेंट टाइप 3 लैंग्वेज 2 + 1 दोनों होने चाहिए। जब मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो 1 और 0 को भी फॉलो कर रहा है, प्लस y बिलोंग्स टू v ऑफ t स्टार प्लस t ऑफ स्टार, यानी यहाँ y जो बिलोंग कर रहा है। अच्छा, एक स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर x को बताया गया, लेकिन y के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कि जब y टर्मिनल्स की बात हो रही है तो y बिलोंग कर रहा है v प्लस t स्टार को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि y के पार्ट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल की क्वांटिटी 0 टू ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन x के लिए रिस्ट्रिक्शन है जो मैंने इस एग्जाम्पल में तमाम की बताई। ओके, तो y बिलोंग्स टू v t स्टार प्लस t स्टार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स की क्वांटिटी तो यहाँ पर ज़रूर होगी लेकिन टर्मिनल ज़रूरी नहीं है कि वो हो, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नल टू इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है। इसी तरह कोई स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो या कुछ भी ना हो, तो कुछ भी ना होने का मतलब तो प्रोडक्शन ही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल्स की डिफरेंट काउंट डाल दूँ यहाँ पर, लेकिन उसके साथ वी ना रखूँ, वेरिएबल ना रखूँ, तो वो भी अलाउ है। कैसे, देखो जब मैं टाइप 3 करता हूँ तो हमें ये देखना होता है कि जो वेरिएबल्स या टर्मिनल्स लिखे गए हैं वो या तो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, जैसे मैं लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट कहता हूँ। जैसे आप एग्जांपल 1 में देखो तो एस गोज़ टू एस लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पर एस राइट साइड पे, दोनों राइट है, लेकिन ये दोनों एक प्रोडक्शन के अंदर नहीं हो सकते। एक प्रोडक्शन में एक ही स्टेप को फॉलो किया जाएगा, या लेफ्ट मोस्ट हो या राइट मोस्ट हो। इसी तरह से ये जो टी वाला पार्ट था प्लस के साथ, तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पर फॉलो करके एस गोज़ टू स्मॉल ए की मल्टीपल क्वांटिटी लिख सकता हूँ जो इस पॉइंट को फॉलो कर रही है। तो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट लॉजिक हमने यहाँ पर समझ लिया कि इस टाइप्स के कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जिसको देखते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लैंग्वेज या ग्रामर रूल्स हमें दिया गया है वो किस टाइप को फॉलो कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ द ग्रामर एंड रिस्ट्रिक्शन। अब अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पर आऊँ तो यहाँ पर पहले तो इन टाइप्स को बताया गया और उसके बाद 2 टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन्हें डिस्कस किया गया है कि टाइप 2। अगर टाइप 2 को आप यहाँ पर रिकॉल करें तो टाइप 2 के अंदर हमने देखा कि T0, T1 प्लस x बिलोंग्स टू 1 वेरिएबल। इस टाइप 2 को जो यहाँ पर डिस्कस किया गया था, टाइप 2 इस कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और उसमें जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। अ लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। द थर्ड वन जो लैंग्वेज 3 थी, जैसे टाइप 3 कहा गया, द ग्रामर आर कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर।
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के ज़रिए से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं, और उससे जो मशीन जनरेट होती है उसे हम लीनियर बाउंडेड मशीन कहते हैं या लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा कह रहे होते हैं. और अ रेगुलर ग्रामर, a language generated by a context sensitive grammar is called a context sensitive language or a regular language. तो ये जो दो लैंग्वेज हैं इसे हम ऑटोमेटा में मल्टीपल्स टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनको यहाँ पर लिख के दिखाया गया और उसकी एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी. द नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेरिवेशन ट्री. डेरिवेशन पे हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं कि डेरिवेशंस का मतलब ये है कि हम ग्रामर्स को यूज़ करें और उसके ज़रिए से स्ट्रिंग जनरेट करा रहे हो. ठीक है, तो ग्रामर को यूज़ करते हुए जब हम स्ट्रिंग जनरेट करा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को डेरिवेशन कहा जाता है. उसकी ट्री क्या है? वी कैन रिप्रेजेंट अ डेरिवेशन इन अ लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बाय अनदर रूटेड ट्री कॉल्ड अ डेरिवेशन और द फ्रेज ट्री. अगर आप प्रीवियस आपने वीडियो को देखी हो तो उसमें मैंने ये डेरिवेशंस की ट्रीज बनाकर एग्जाम्पल्स में बताई थी. ठीक है, ओके. द रूट ऑफ द ट्री रिप्रेजेंटेड बाय स्टार्ट सिंबल, यानी स्टार्टिंग जो भी है वो आपका स्टार्ट सिंबल होगा प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन में जो एस से रिप्रेजेंट होता है. द इंटरनल वर्टिसेस रिप्रेजेंट द नॉन टर्मिनल सिंबल्स दैट अराइजेस इन अ डेरिवेशन. तो ये जो सब पार्ट हैं वो उसके नॉन टर्मिनल कहलाएंगे. द लीफ रिप्रेजेंट द टर्मिनल सिंबल्स दैट अराइज इफ द प्रोडक्शन ए गोज टू डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू इज अ वर्ड अराइज द डेरिवेशन इफ द वर्टेक्स दैट रिप्रेजेंट ए हैज अ चिल्ड्रन वर्टिसेस दैट रिप्रेजेंट ईच सिंबल्स डब्ल्यू इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी इस तरह से लेफ्ट से राइट पर इनके ऑर्डर्स चल रहे हैं जो यहाँ पर दिखाया गया. ठीक है, अब वो इंग्लिश सेंटेंस से यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है. सो डेरिवेशन ट्री फॉर डेरिवेशन ऑफ द हंग्री रैबिट ईट क्विकली गिवन द ग्रामर डिस्क्राइब अर्लियर. यानी अगर मैं इस वर्ड को देखूँ हंग्री रैबिट ईट्स क्विकली, तो ये एक सेंटेंस है. इसको अगर मैं डेरिवेशन ट्री से करूँ तो सबसे पहले ये क्या एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस में हंग्री एक फ्रेज है, फिर उसके बाद आर्टिकल आ रहा है. आर्टिकल्स में एडजेक्टिव हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं. तो यानी बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस जो जो चीज़ें आ रही होंगी उस तरह से उसे ब्रेक डाउन करके दिखाया जाएगा ये किस तरह से ड्राइव हुई है, और उसके बाद ट्राइवर्स किया जाता है इस तरह से. तो ट्राइवर्स करते हुए जो जो सेंटेंस हमें नल वैल्यू के अलावा मिलती है वो हम रीड करते हैं, उसके मुताबिक जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस पे यहाँ पर करके दिखाया था कि 4 टाइम ए और डबल बी हमें जनरेट करना था. द नेक्स्ट थिंग इज बैकस-नॉर फॉर्म. ये क्या चीज़ है? अगर आप ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक हमने कुछ प्रोडक्शन रूल्स को जाना कि वो क्या है और किस तरह से हम एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और उस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से ग्रामर बन रही होती है. तो बैकस-नॉर फॉर्म जिसे हम BNF कह रहे होते हैं समटाइम्स यूज टू स्पेसिफाई अ टाइप 2 ग्रामर. यानी इस फॉर्म के ज़रिए से हम टाइप 2 ग्रामर को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं समटाइम. इट इज़ ऑफन यूज टू स्पेसिफाई अ सिंटैक्टिक रूल्स फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के सिंटैक्टिक रूल होते हैं उसे भी ये वाजे कर रहा होता है. सो द प्रोडक्शन ऑफ द टाइप 2 ग्रामर हैव अ सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल्स ऑन द लेफ्ट साइड और द लेफ्ट हैंडेड साइड. All the production with the same non-terminal symbols on the left-hand side are combined into a one statement using a symbol this instead of this. यानी अगर मैं टाइप 2 ग्रामर को नॉन टर्मिनल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पर डिफरेंट चीज सेंटेंस पे या स्टेटमेंट में आकर वो चीज़ें मैच्ड हो रही हैं या मिल रही हैं, तो उसे इस एरो साइन के बजाय इस साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है. ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस इसे एरो से रिप्रेजेंट किया. तो एडिशनली ऑल द नॉन टर्मिनल सिंबल्स आर इनक्लोज इन अ ब्रैकेट. उसको हम इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहे होते हैं. एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ बार. राइट हैंड साइड को हम बार से, जबकि जहाँ पर सिंबल्स क्लोज हो रहे होंगे उन्हें ब्रैकेट में हम करेंगे. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ए गोज टू ए ऑफ ए, कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए एंड कैपिटल ए गोज टू ए बी आर रिटन एस. अच्छा, अब इस रिटन जब इसे किया गया तो इंस्टीड ऑफ द एरो आप देखें जब जो स्ट्रिंग ए के जरिए से जितनी जनरेट हो रही थी उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, और जितने भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन के फॉर्म पे मौजूद है उन्हें और से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. क्यों? देखो, जितने भी ड्राइव्ड हो रहे हैं वो एक ही वेरिएबल से हो रहे हैं. ठीक है ना, यही चीज़ तो बताई गई है बैकस-नॉर फॉर्म पे कि जब एक ही उससे हो रहे हैं तो एडिशनली इन चीज़ों को नॉन टर्मिनल सिंबल्स को हम इनक्लोज कर लेते हैं. तो इनक्लोज करने के लिए एरोज के बजाय साइन को यूज़ किया गया और ए के बिहाफ पर जितने भी उसके नॉन टर्मिनल्स पॉइंट्स थे उसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर लिख दिया गया. सो दैट्स ऑल अबाउट द बैकस-नॉर फॉर्म. होप यू अंडरस्टैंड. द लास्ट वन BNF जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, एन एल्गो L60 लैंग्वेज. इस स्लाइड पे अभी हमने देखा था कि ये ना सिर्फ टाइप 2 की स्पेसिफाई करता है बल्कि सिंटैक्टिक रूल को भी बताता है कंप्यूटर लैंग्वेज में. तो ये हमारी एल्गो L60 लैंग्वेज है जिसके अंदर ये इस्तेमाल हो रही है. इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गो L60 an identifier consists of a string of the alphanumeric characters and must begin with a letter. The BNF descriptions of the allowable identifier is in this form: identifier, letter,
आइडेंटिफाई लेटर, आइडेंटिफाई डिजिट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से उसे लिखा जा सकता है कि लेटर के ज़रिए से मैं लेटर की जगह पर ABCD तमाम लिख सकता हूँ, यानी लेटर्स में A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है। तो ये लेटर्स जो प्रोडक्शन रूल पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि लेटर गोज़ टू A, लेटर गोज़ टू B, लेटर गोज़ टू C एंड सो ऑन। तो ये सिंटैक्टिक फॉर्म हो गया इस लैंग्वेज के लिए। इसी तरह डिजिट की बात करूँ तो डिजिट प्रोडक्शन पे जीरो को रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 को कर सकता है, सो ऑन 9 को कर सकता है। तो अगर मैं इसे कंबाइन करके कहूँ तो क्या मैं X99A लिख सकता हूँ? तो based on this, X99A is a valid identifier since the first rule can be used to replace identifier by identifier letter. The second rule to obtain identifier A, the first rule tries to obtain identifier digits A, the third rule obtains to identify 99A, यानी इन रूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं identifier letters and digit, यानी first, 2 and 3. The first rule to obtain letter 99A and finally and the second rule obtain the X99A. Based on this example, you can say that is a valid. So that's all about the request form, NOR form, जिसके ज़रिए से हमने देखा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी आइडेंटिफायर डिजिट्स एंड लेटर्स के ज़रिए से वैलिड आइडेंटिफायर एंड नॉन आइडेंटिफायर को हैंडल कर रहे होते हैं और सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहाँ पर हमने रूल्स को देखा हुआ है कि जब हम वेरिएबल के सिंटैक्स को आइडेंटिफायर को बनाते हैं तो हमें देखा जाता है कि वो नंबर से स्टार्ट ना हो रहे हो, लेकिन नंबर्स मिड पे आ सकते हैं, मिड पे आ सकते हैं, सेकंड में आ सकते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन मिड पे इसके क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। सो दैट ऑल अबाउट दी सेशन 13.1, जिसमें हमने जाना कि ग्रामर और लैंग्वेज क्या है, क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ ग्रामर 0, 1, 2, 3 क्या है, BNF फॉर्म क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम 13.2 फाइनाइट स्टेट मशीन्स एंड आउटपुट को जानेंगे। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन रहती है ताकि आपके नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया जा सके। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।